नमस्कार। चंद्रा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैरी क्रिसमस आप लोगों को। आज की रिकॉर्डिंग 25 दिसंबर को हो रही है, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है। तो हम लोग भी रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज को। दोस्तों, हम लोगों ने जनवरी मंथ से पूरा शुरू किया था, पूरा साल दर साल ये चल रहा है और ये जब तक हमारे ख्याल से आपका पूरा का पूरा एग्जाम ना निपट जाए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहेगा। और ये हमारे उन बच्चों के लिए है जिनके भी टीचिंग से रिलेटेड जितने एग्जाम लगे हैं उसमें काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन आएंगे। सीरीज मैंने पहले भी उतना कहा है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन इतना लेता हूँ कि 70 से 80% आपका यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। पिछले कई एग्जाम में हम लोगों ने देख चुका है ना। 10वीं एग्जाम अब तक हो चुके पूरे पिछले जनवरी से। तो जनवरी 2025 से शुरू किया था, जनवरी 2026 आ चुकी है लगभग। बट ये है कि ये करंट का जो सीरीज है ये नवंबर दिसंबर का न्यूज ही मैच होगा, नवंबर का। तो आइए हम लोग अपने सीरीज को फिर से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि पिछले नवंबर और दिसंबर तक के मंथ में क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहे हैं और जरूरी घटनाक्रम क्या रहा है, ताकि आपके काम का भी चीज मिल पाए। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक बातें रहेंगी, क्योंकि आपको भी पता है ये पुरानी खबर है। बिहार विधानसभा का जो रिजल्ट आया था, है ना, उसका आपको पता ही होगा कि 2 चरणों में वहाँ पे चुनाव हुआ था और वहाँ कुल 243 सीटों पे ये इलेक्शंस कंप्लीट हुए थे। अब 243 सीटों पे दो चरणों में इलेक्शन हुए, तो दोनों चरणों में क्या क्या घटनाएं घटी, आइए टाइम टू टाइम समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाने वाला है, क्योंकि इलेक्शंस काफ़ी बड़ा होता है इन सब क्षेत्रों में। आप मैक्सिमम लोग जो है बीपीएससी अटेम्प्ट करेंगे या यूपी पीसीएस अटेम्प्ट करेंगे, ये बेसिक बेसिक बातें वहाँ पे रहने वाली हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो रहा है ना, ये जो रहा है घटनाक्रम, ये 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव का घटनाक्रम रहा है। दूसरा बात, ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है कुल 2 चरण में आया था और कुल 6 नवंबर और 11 नवंबर को ये इलेक्शंस लड़े गए थे। सीटें कुल कितनी है, एक तो यही बात 243, और साथ ही साथ वहां पे मतगणना जो है 14 नवंबर को हुई है, और ये बातें आप पहले भी जान चुके हैं। तो हम लोग पढ़ते इसीलिए भी हैं ताकि एक रिकॉल अपने दिमाग में रहे, है ना। कुल मतदाता वहां करीब 7.5-8 करोड़ के आसपास हैं और एसआईआर के बाद 7.43 करोड़ ही बचे थे, जिसमें से लगभग 4 करोड़ के आसपास जो है पुरुष थे और साथ ही साथ 3.5 करोड़ के आसपास महिला और ट्रांसजेंडर करीब 1725 जो है इलेक्शंस लड़े थे। ठीक है ना, ये बात रही। अब हम परिणामों पर नजर डाल देते हैं, हम पूरी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा डिटेलिंग ये है कि जो एनडीए गठबंधन का सीट था वो 202 आया है और जो इंडिया गठबंधन था उसका सीट करीब 35 आया है। उसमें आप ये डिटेल आपके काम का नहीं है ना, ये डिटेल आपका काम का नहीं है। ठीक है, अब ये चीज हो सकता है, ये चीज हो सकता है। क्या काम का है साहब? साहब ये काम का है, सर्वाधिक मत से जीत जो है कलाधर मंडल नाम के जो है विधायक हैं, ये जीते हैं। ये कहां से? सुपौल से जीते हैं और ये जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट। और सबसे अधिक मत से अगर ये जीते तो सबसे कम मत से कौन जीता? सबसे कम मत से जीतने वाला राधा चरण साहू हैं, ये जेडीयू के हैं। और महिला विधायकों की संख्या कुल 29 है 2025 के दौरान, 2025 के दौरान। ठीक है, 2020 में यही चीज अच्छा इसमें 25 थी, 29 थी 2025 में, और 2020 में यही चीज 25। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं साहब नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको पता ही होगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है ये। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कुल 10 बार सीएम बनने के लिए। 10 बार, इतना कोई नहीं बना अभी तक। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 20 नवंबर को गांधी मैदान में पटना में जो है लिया, क्या नाम है, शपथ। और आरिफ मोहम्मद खान जो है, आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल वहां के हैं करेंट।
इतने ही बात है, 243 सीट, राज्यपाल कौन, मुख्यमंत्री कौन बने, यूपी वालों के लिए तो इतना ही जरूरी है ना। डिटेलिंग बिहार वाले लोगों को ज्यादा जरूरत है। देश का सबसे लंबा कार्यकाल साहब इन्हीं का रहा। देश का सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में नीतीश कुमार का जो नाम है वो 8वां स्थान प्राप्त करते हैं। तो 8वां स्थान प्राप्त करते सबसे लंबे कार्यकाल में, तो पहले कौन, पहले थे पवन कुमार चामलिंग। ये साहब पवन कुमार चामलिंग जो है सिक्किम के थे, सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग, है ना। ठीक है, अब अपने आ जाते हैं यूपी वाले कहानी पे। यूपी वाला कहानी ये है कि लखनऊ को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। लखनऊ की पाक कला श्रेणी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज में, अरे आप देख लो भाई, है ना, पाक कला श्रेणी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में नाम दर्ज हुआ है। ठीक है ना। विश्व में अपनी 408, ये जरा ध्यान दीजिए, विश्व में अभी 408 शहर इस सूची में शामिल किए गए हैं और इस वर्ष 58 शहरों को सम्मिलित किया गया है। तो अपना काम बस यही है, पाक कला श्रेणी में यूनेस्को में कौन शामिल हुआ शहर है, तो लखनऊ है। 58 शहरों को सम्मिलित कर लिया गया इस वर्ष, अभी तक 408 विश्व के श्रेणी में ये है। अब थोड़ा बात यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का ये सिटीज नेटवर्क UCCN है ना, 8 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है। जो 8 श्रेणियां हैं कौन कौन सी है, नाम ले लेते हैं। संगीत है, डिजाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, वास्तुकला है, शिल्प एवं लोक कला है, फिल्म है, लिटरेचर है, मीडिया कला है। इन सारे को मिला करके ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क तैयार होता है जो इस श्रेणी में दिया जाता है ना। अपना काम लखनऊ को याद रखना है। लखनऊ को शामिल किए जाने के पश्चात इसी सूची में शामिल सभी भारतीय जो शहर थे ना, वो संख्या बढ़कर कुल 9 हो गई है। कितने शहर हो गए हैं इस श्रेणी में शामिल होने के बाद, पाक कला श्रेणी में, उसमें संख्या हो गई है 9। और ये 9 शहरों के नाम हम लोग ले लेंगे फटाफट। 9 शहर कौन कौन से हैं, एक तो साहब यही है, जयपुर शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में, वाराणसी संगीत के क्षेत्र में, चेन्नई संगीत के क्षेत्र में, मुंबई फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। ये 5 इधर हो गए, 4 अभी आप और देखो, 4 अभी आप और देखो। श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में, ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में, कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र रहा। ठीक है। अब ये जो 58 शहर है जिनको क्रिएटिव सिटीज में नेटवर्क में शामिल किया गया है, उसका निर्णय कहां लिया गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को जब शामिल किया गया तो यह जो स्थान है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। वहां 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को की 43वीं सम्मेलन में यह फैसला लिया गया। 3 पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आए। पाक कला श्रेणी या गैस्ट्रोनॉमिक क्षेत्र में कौन शामिल हुआ, तो लखनऊ। कुल कितने अब तक हो चुके हैं, 9। कहाँ पे शामिल किया यूनेस्को की यूसीसीएन श्रेणी में, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में, अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर वर्ड याद नहीं रखना, लेकिन याद क्या रखना है, कौन से सम्मेलन में, तो 43वीं सम्मेलन में ये चीज स्टेब्लिशमेंट कर ली गई है। 43वीं 43वीं 43 है ना। आइए समझते हैं आगे। आगे क्या, वंदे मातरम। सबसे पहली बात तो यही, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, वंदे मातरम, है ना। इन साहब ने देखो गड़बड़ लिख दिया, अरे हमारे टाइपर अभिषेक साहब, इस पे ध्यान देना चाहिए भाई। वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम, एक्स्ट्रा लगा दिया साहब। ऐसे विवाद चल रहा है, आप और विवाद करवाएंगे। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए और आपको भी पता है संसद में पूरा का पूरा एक सेशन ही इस पे चर्चा किया गया और उस चर्चा से निकला क्या ये भी आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, बट हम लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। रचना इसकी 7 नवंबर 1875 को करी गई थी। किसकी, वंदे मातरम। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये रहती कि राष्ट्रगीत है कि राष्ट्रगान है ना, जल्दीबाजी में। बट हम और आप तो भाई तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने वाले लोगों को लिए तो बिल्कुल मतलब गड़बड़ी वाली बात नहीं है कि राष्ट्रगान है कि राष्ट्रगीत है। तो वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत 1875, रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 1882 में, 1875 में इसका निर्माण हुआ। 1882 में आनंद मठ में
एक अंश के रूप में इसे उद्धृत किया गया, यानी प्रकाशित किया गया। और पहली बार 1896 में, 75 में बना, 82 में आनंद मंच में प्रकाशित हुआ, और साथ ही साथ 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। बातें क्लियर है या नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की, गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बात खत्म करते हैं, ठीक है, ओके। राजनीतिक तौर पे पहली बार इसका जो प्रयोग है ना 7 अगस्त 1905 में बंग भंग आंदोलन में किया गया था। 1905 में आपको पता है ना बंग भंग आंदोलन, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को 2 पार्ट में तोड़ा, तो उसी को एक तरीके से विरोध स्वरूप इस चीज को गाया गया और वहां पे बताया गया कि भैया क्या होना है नहीं होना। 7 नवंबर 2025 को रचना के 150 वर्ष पूरे हुए, इसीलिए 150 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी सरकार ने जारी किया है इसी के बदौलत, ठीक है। अरे ठीक है। और 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। ये बात ऑफिशियली 1950 में ही लिखी गई है। राष्ट्रीय गीत बनाया किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, 1896 में पहली बार। उसके बाद बंग भंग आंदोलन 1905 के दौरान गाया गया, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद ऑफिशियली जो है 1950 में से अपना लिया गया राष्ट्रीय गीत के तौर पर, ठीक है। वंदे मातरम, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा यहाँ से, ये बात आप लिख करके ले लो, क्योंकि इतना विवाद हुआ है यहाँ पे, कुछ न कुछ पॉइंट्स आपके अंदर में आएंगे ही आएंगे। 7 नवंबर 2025 को, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक देश भर में स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किसके दौरान? वंदे मातरम के सम्मान में, ठीक है ना, बढ़िया। अब एक नया टॉपिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। इतना याद रखना है, और ज्यादा याद रखना है तो इसके साथ कौन उड़ा वो याद रख लीजिए, अमिल गेहानी। अमिल गेहानी के साथ इन्होंने उड़ान भरी, और राफेल के साथ चूंकि पहली हैं तो याद रखना जरूरी है ना। 2025 को अंबाला वायुसेना से स्टेशन से उड़ान भरी, किसके साथ? अमिल गेहानी के साथ, ठीक है। आते हैं आगे। भारतीय हॉकी ने 7 नवंबर 2025 को 100 वर्ष पूरे कर लिए। भारतीय हॉकी ने 7 नवंबर 2025 को 100 वर्ष पूरे कर लिए, जिसकी शुरुआत करीब 7 नवंबर 1925 को भारतीय हॉकी महासंघ के रूप में हुई थी। तो क्या आपको ये बात याद रखने की जरूरत है? क्या याद रखने की जरूरत है? क्या बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। 100 वर्ष पूरे करने वाला इनमें से कौन महासंघ है? कुश्ती महासंघ है, हॉकी महासंघ है, या नहीं, है ना, तीरंदाजी महासंघ है, कुछ भी बना देगा, या इनमें से कोई नहीं बना देगा। तो आपको याद रखना हॉकी। भारत के सबसे वजनी उपग्रह, भारत के सबसे वजनी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण CMS-03 के रूप में किया गया। CMS-03 के रूप में किया गया। इसका वैकल्पिक नाम क्या है? GSAT-7R है, GSAT-7R है। और आपको पता होगा कल ही यानी कि 24 दिसंबर 2025 को बाहुबली नाम के रॉकेट से एक बढ़िया 6100 टन वजनी भाई साहब भेजा गया है। 6100, है ना, 6100 किलोग्राम, इतना भारी भरकम बाहुबली से भेजा गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे बाद में। रॉकेट LVM-3 M5 इसका रॉकेट का नाम है, LVM-3 GSAT-7R इसका नाम है, CMS-03 भी इसी का नाम है। और इसका वजन कितना था? 4410 किलोग्राम है। तो ये सबसे वजन नहीं रहा, सबसे वजन बाहुबली वाला हो गया। GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको डाला गया है, यानी स्थापित किया गया है। ये कैसा उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है। किस नाम से? GSAT-7R। किसके थ्रू? LVM-3 के नाम से, है ना, LVM-3 Mark 5, LVM-3 Mark 5 से भेजा गया है, ठीक है। आपको यहाँ से वो सारी बातें पता चलने वाली हैं जो आपके काम की हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाने से तो भाई दिक्कत तो होनी ही होनी है ना। और आपकी भी एक कैपेसिटी है याद करने की, हमारी भी एक कैपेसिटी है याद करवाने की, है ना। एग्जाम में बहुत सारा कुछ है, बट जीएस के पर्पज से आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक जगह पे आपके वो 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जो भी इस 30 क्वेश्चन को लीड करेगा
वही आगे फाइट में बनेगा, वही आगे फाइट में, क्योंकि प्री पास करना अपने आप में पहाड़ है भाई साहब, और भी खासकर यूपी पीसीएस के एग्जामों का। आपके एग्जाम जीआईसी हैं, जीडीसी हैं, और 2 एग्जाम फटाफट गए हैं अभी। कौन से? एक तो फिलहाल कंटिन्यूस प्रोसेस में है एलटी, और साथ साथ कौन सा? ईएमआरएस। अभी एनवीएस भी आने एग्जाम होने ही वाला है पीजीटी का, और साथ साथ अभी सीटेट है, यूपीटेट है, ये सब लगे हुए हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस में आप लगे रहिए, फायदा मिलेगा आपको। तीसरा स्वदेशी, अब ये एक खबर है, क्या खबर है साहब, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है जरा देखते हैं। तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस इच्छक, इसके पहले अगर आईएनएस इच्छक तीसरा है तो इसी के साथ साथ लगा हुआ तीनों भी पूछ सकता है, या पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है ना, मिसिंग कर देगा। और मिसिंग करने के दौरान आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आपका नाम पता होना चाहिए। आईएनएस संधायक ये पहला है, आईएनएस निर्देशक दूसरा, आईएनएस इच्छक ये तीसरा हो गया, है ना। संधायक, निर्देशक, इच्छक। चूंकि ये स्वदेश निर्मित है युद्धपोत, तो इसको नौसेना में शामिल किया गया, है ना। इसी के साथ साथ ये स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत था आईएनएस इच्छक। तो हाल ही में स्वदेश निर्मित युद्धपोत जो नौसेना में शामिल किया गया उसका नाम है आईएनएस माहे। ये सर्वेक्षण पोत, ये युद्धपोत, दोनों में फर्क होता है। ये क्या करेगा? रिसर्च एनालिसिस करेगा पूरे के पूरे समुद्री एरिया में। ये क्या करेगा? अपना वॉरहेड ले जाने के लिए एकदम तैयार रहेगा, और डायरेक्ट समुद्र में घुस करके दुश्मनों को नष्टो नाबूद करने के लिए खड़ा रहता है हमेशा। करेक्ट। तो संधायक, निर्देशक, इच्छक, ये कौन से युद्धपोत हो गए, सॉरी कौन से पोत हो गए? तो ये हो गए रिसर्च वाले, यानी जिनका नाम होगा सर्वेक्षण पोत। और इसी तरीके से स्वदेश निर्मित जो युद्धपोत है उसको नौसेना में शामिल किया, उसका नाम क्या? आईएनएस माहे। और आईएनएस माहे को शामिल कहां से किया गया? तो कोचीन से। कोचीन केरला शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ये पहला होगा, ठीक है ना, स्वदेश निर्मित। आते हैं आगे, 27वां दिव्य कला मेला। अब इसके बारे में भी जरा जानो, इसके बारे में भी जरा जानो। क्या बोला गया? 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है साहब? लखनऊ में हुआ है। एकदम लखनऊ टॉप पे है। अभी लखनऊ में एक और बड़ा सा पार्क का निर्माण हुआ है, बड़ा सा पार्क। मायावती जी ने बनवाया, एक अखिलेश जी ने बनवाया, अब एक योगी जी ने भी बनवा दिया है, बड़ा सा। उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस हम लोग जल्दी ही करेंगे, है ना। एकदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही उद्घाटन किया, 1.5 घंटे रह के वहां पे। आते आगे, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 कौन से टॉप पे यूनिवर्सिटी रही? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेकिंग जो कि चाइना वाला, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, नान्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और ये पूरे के पूरे टॉप 3 यूनिवर्सिटी है क्यूएस रैंकिंग में। क्यूएस रैंकिंग में क्या भारत के भी कुछ शामिल है? तो भारत के भी कुछ शामिल है साहब। शीर्ष 10 में, शीर्ष 100 में भारत के 7 संस्थान शामिल हैं। शीर्ष 100 में 59वें नंबर पे आईआईटी दिल्ली है, 64वें नंबर पे आईएससी बेंगलुरु है। अब वो पूरे के पूरे 7 तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 2 काफी है ना, 2 काफी। आईआईटी दिल्ली 59 पे, 64वां आईएससी बेंगलुरु। ये बात याद रखिए। टॉप पे कौन? टॉप पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना सेकंड पे, और नान्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर वाला तीसरा नंबर पे। और भारत के 100 में 2 थे, 59वां 64वां स्थान हम शामिल क्यूएस में। आते हैं आगे, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ भारत में। अब इन राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जान लिया जाए। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में होगा भारत के अंदर। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ? भारत में होगा। 24वां नंबर राष्ट्रमंडल खेल है ये, 2030 में होगा। इसी के साथ साथ मैंने पिछले महीने करंट अफेयर बता दिया, ओलंपिक का भी कुछ होने वाला है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर आप देखोगे एलटी वाले करंट अफेयर में ही पूछा था। एलटी वाले करंट अफेयर में पूछा था, जो मॉर्निंग शिफ्ट था, साइंस नहीं मैथ वाला पहले हुआ था। मैथ पहला सीरीज वाले लोगों को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा ओलंपिक गेम कहाँ होगा, और राष्ट्रमंडल खेल सेकंड वाले मीटिंग में पूछा। ये सब बताया गया है आपको, अगर आप एक बार भी ध्यान देंगे, काम करेंगे। चूंकि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको क्या ही जाता है, आप 1.5 घंटे बस सुन रहे हो मैक्सिमम। हम तो 40 से 45 मिनट टारगेट लेके चलते हैं, कभी कभी प्लस माइनस 20 मिनट हो जाता है। ये पूरा महीना अगर आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको उतना चाहिए, यहाँ मिल रहा है। आप जितना हो सके अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, कमांड करिए, बेहतरी अवस्था में ही रहेंगे आप, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में है ना।
24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में भारत में होगा। और कहां पे होगा साहब? अहमदाबाद में होगी। सेम स्टेटमेंट ही पूछा था, है ना, सेम स्टेटमेंट ही पूछा था। अहमदाबाद में रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है इसका। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अहमदाबाद में होगा, यानी गुजरात में। और आयोजित कराने का प्रस्ताव जो है 2030 में खेलों के आयोजन को लेकर के नाइजीरिया के अबूजा शहर ने भी दावेदारी करी थी, लेकिन इसको दावेदारी को जीत करके भारत आ गया और भारत करवाएगा 2030 का राष्ट्रमंडल खेल का 100वां साल भी है ना। एक तो 2030 में होगा और चूंकि 100वें साल का है तो जश्न बहुत बड़ा होगा अहमदाबाद गुजरात के अंदर। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ, इसी से रिलेटेड कहानी सुन लिया जाए, क्योंकि कई बार पूछता है और कई बार पूछता है, इसका मतलब ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बेसिक्स के साथ साथ थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी आप लोगों को मिलता चला जाएगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन में, पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर में हुआ था। ये राष्ट्रमंडल खेल वाला कहानी क्या है? राष्ट्रमंडल खेल है ना, कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ के बारे में भी कुछ वो बेसिक स्टैटिक्स पार्ट है। इससे पूर्व वर्ष 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में किया गया था 2010 में। और भाई साहब उसमें बहुत सारा करप्शन आज तक हुआ था, वो पूरा इतिहास छोड़ गया अपना। खूब करप्शन करप्शन खेला हुआ कि कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, ये वो हो गया। अब क्या ही किया जाए, सरकारें हैं, अपने अपने हिसाब से जजमेंट करती हैं। आइए समझते हैं आगे। 19वां राष्ट्रमंडल खेल भारत में पहले आयोजित हो चुका है और अब कौन से नंबर का हो रहा है साहब? और कौन से नंबर का हो रहा है? 24वां नंबर का हो रहा है। 19 1 20 4 24, यानी 5 नंबर के बाद आप प्लस कर लीजिए। 19 में 5 प्लस कर लीजिए, आ जाएगा 24वां। और 24वां हो रहा है 1930 के अंदर भारत में, और उसके पहले तो आप समझ ही रहे हैं। आते हैं आगे। इससे पूर्व 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो चुका है भारत में। हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया टॉपिक, कहानी अच्छी है, कहानी अच्छी आप सुनेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना का तेजस विमान दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तेजस देखा होगा आपने, और पाकिस्तानियों ने कुछ वीडियो बना करके सब खूब मजाक उड़ाया था, बट क्या ही किया जाए। यह एयर शो द्विवार्षिक कार्यक्रम का हिस्सा होता है और इसका थीम था द फ्यूचर इज हियर, द फ्यूचर इज हियर। और अपना जो एक पायलट भी थे, उनका बिल्कुल कहेंगे एक तरीके से शहीद ही हो गए। वो करतब दिखाने के दौरान उसका इंजन फेल कर गया, कुछ कारण था, अभी तक जांच कंक्लूजन निकला नहीं है। बट हाँ, तेजस का एक्सीडेंट हुआ था। और क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आयोजन हुआ था एयर शो, तो दुबई में, आप याद रखिएगा। थीम क्या था? द फ्यूचर इज हियर। ठीक है, आते आगे। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव क्या है कहानी? सबसे पहली बात तो है कि 56वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां संपन्न हुआ? तो गोवा में, याद रखिएगा। और फोकस कंट्री इसमें स्पेन था, स्पेन, फोकस कंट्री स्पेन, वही फ्रांस वाला, सॉरी फ्रांस में तो पेरिस है यार, स्पेन अलग देश है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ की घोषित किया गया है, स्किन ऑफ यूथ। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? संतोष दवाकर, संतोष दवाकर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? उसिमर रियोस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? जारा सोफिया ओस्टान। और भारतीय फिल्म को इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे करने पर रजनीकांत को विशेष सम्मान दिया गया। 50 साल से एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में सक्रिय हैं कौन? रजनीकांत जी। इनको विशेष सम्मान दिया गया। और क्या था ये? गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के नाम से किया गया, 56वें नंबर का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, अब ये कुछ वन लाइनर टॉपिक जो आपके काम का है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, हाँ ठीक, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना। क्वेश्चन यही होगा, युवा रत्न सम्मान किस स्टेट ने घोषणा करी है? ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आंसर क्या होगा साहब? छत्तीसगढ़ होगा। एक और क्वेश्चन, कौन सा राज्य द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार घोषित किया गया? तो आंसर है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया था। अब तो 2025 गया, 2026 घोषित करते तो बात भी बनता है ना, बट कोई इशू नहीं, मोहन यादव जी अपना कमाल दिखाए। अब इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। पीएम मोदी का भूटान दौरा हुआ है ना। भूटान की कैपिटल थिम्पू, करेंसी न्यूग्लेट्रम, राजा कौन, जिग्मे खेसर नामचुंग वांग्याल, है ना। आते हैं आगे, ठीक है ना। बिजली कड़कने वाला देश भूटान, कार्बन नेगेटिविटी देश भूटान, ये सब बेसिक बातें हैं। 11 से 12 नवंबर को पीएम मोदी का भूटान दौरा हुआ और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामचुंग वांग्याल ने 70वें जन्मदिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, है ना। जिग्मे खेसर, इनका जो है 70वां बर्थडे था भाई साहब, और उन्हीं के गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, पीएम मोदी साहब। अब वहां गए हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करके ही आएंगे, खाली हाथ तो आएंगे नहीं, है ना भाई। अपने पीएम साहब गए, कुछ काम तो करके आएंगे। अब काम क्या होगा, तो वहां पे पुनसांगडू सेकंड ये जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन इन्होंने किया। पुनसांगडू या पुनासांगडू क्या है, 120 मेगावाट की एक परियोजना है जिसमें भारत और भूटान के सहयोग से निर्मित क्षमता है 1020 मेगावाट। 1020 है, सॉरी, एक जीरो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है। 1020 मेगावाट की एक परियोजना है। अब है क्या, ये जल विद्युत परियोजना है और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, भारत और भूटान के बीच एक सहयोग का भावना है। दोनों देशों ने मिलकर अपने लिए एक बेहतर एनर्जी का सोर्स निर्माण किया है। और क्या खास बात है इससे, खास बात यह है कि ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए 400 करोड़ रुपए का जो रियायती ऋण सुविधा है, उसे दिया कौन, भारत ही दिया है ना। किसको दिया है, वही पुनसांगडू सेकंड परियोजना को दिया है, और वो दिया है भूटान को। आते हैं अब इसके आसपास की बहुत सारी न्यूज है, बट ये है कि वो न्यूज का कवरिंग बहुत फोकस नहीं है। अब उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ के आप क्या कर लोगे। भूटान का मामला है, बहुत थोड़ा बहुत रेयर आप दिमाग खराब हो गया एग्जामिनर का तो पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि नहीं पूछेगा, बट ये कि वो रेयरेस्ट होगा, रेयरेस्ट। और रेयरेस्ट चीजों के लिए आप पढ़ाई करके परेशान मत हो, क्योंकि वो हर किसी के लिए उतना ही रेयर होगा जितना आपके लिए। राष्ट्रपति की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा हुई। राष्ट्रपति की अंगोला व बोत्सवाना यात्रा हुई। कब हुई, 8 से 13 नवंबर को हुआ। दोनों ही अफ्रीकी देशों के लिए भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है, पहली यात्रा है। दोनों अफ्रीकी देशों में भारत के राष्ट्रपति का ये पहला यात्रा है। कौन, अंगोला और बोत्सवाना। तो अंगोला की राजधानी के बारे में जान लेते, इसका राजधानी है लुआंडा। वर्तमान में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष भी अंगोला है। अफ्रीकी जो कंट्री है 52-53, उसका अध्यक्ष कौन है, ये अंगोला है। वहां के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको, कौन नाम है भैया, जोआओ लोरेंको। बढ़ते हैं आगे, ठीक। अंगोला की स्वतंत्रता, अंगोला के बारे में थोड़ा और खास बात, अंगोला की जो स्वतंत्रता का है ना, ये 50वां वर्षगांठ है। और इस 50वें वर्षगांठ पे जो मुख्यमंत्री अतिथि बनी, वो द्रौपदी मुर्मू जी बनी। इस दौरान अंगोला ने इब्सा को क्या किया, साइन कर लिया। इब्सा आपको पता होगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड GBA ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा कर दिया अंगोला ने। इब्सा और क्या, GBA। अब ये तो रहा अंगोला की कहानी। अब हम जान लेते हैं साथ साथ बोत्सवाना की कहानी। बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गैबोरॉन है, गैबोरॉन। अंगोला की राजधानी कहां थी, अंगोला की राजधानी लुआंडा, बोत्सवाना की राजधानी गैबोरॉन, ठीक है, गैबोरॉन। वहां के राष्ट्रपति कौन, ड्यूमा गिडोन सोको।
आपको याद रखने की जरूरत है तो नहीं, बस इतना याद रखिए प्रधानमंत्री दोनों जगह पे गए तो गए कहाँ, राष्ट्रपति गए तो राष्ट्रपति क्या करने गए, और किसी देश में कुछ किए तो स्पेशल किए कि नहीं। तो बोत्सवाना के राजधानी गैब्रोन भी गए थे, राष्ट्रपति ड्यूमा गिडोन सोको है वहां भारत के प्रोजेक्ट चीता को विस्तार के लिए चीता देने पे सहमति बनी। ड्यूमा गिडोन सोको ने भारत को प्रोजेक्ट चीता में सहयोग देने के लिए उन्होंने 8 चीता देने पे सहमति बनाई। 8 चीता, संख्या पूछ सकता है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि कहां से ला रहे हैं, तो बोत्सवाना। ठीक है, अब कुछ खास बात, जो अफ्रीकी देश बोत्सवाना है, बोत्सवाना अफ्रीकी देश जो बोत्सवाना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोत्सवाना को चीतों का गढ़ माना जाता है, और 8 पहले भी आए हैं, ये बात याद रखिए, और 8 अब भी आ रहे हैं। विश्व में मौजूद लगभग 7100 चीतों में से लगभग 30% चीते बोत्सवाना में ही हैं। 30% का मतलब ये होगा 321, लगभग 2 से 2,500 के आसपास बोत्सवाना में ही है, बोत्सवाना में ही है, और 7,100 इनकी संख्या है। ठीक है, बढ़िया। बोत्सवाना और अंगोला दोनों की कहानी हम लोगों ने जान ली। क्वेश्चन और एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज रहा अभी जल्दी जल्दी में, क्या न्यूज था, कौन सा देश का 10 राष्ट्रपति था जो वहां का अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायिकरण, जो आईसीटी के फांसी की सजा सुना दी, जो वहां अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण था, वहां पे उसको फांसी की सजा हो गई, है ना। और ये आपको पता है ना, जो अभी बवाल चल रहा है पड़ोस में बांग्लादेश, वहां की शेख हसीना को फांसी की सजा दिया इसने, आईसीटी ने, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। वाह बकलोला, उसको पता होना चाहिए हाथ किसका है। कोई सुनिए, अब भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 में प्रत्यर्पण संधि पे हस्ताक्षर किया गया था, क्योंकि वो बहुत बवाल मचाया ना, शेख हसीना को वापस करो, हमको उसको सजा देनी है, वो राजनीतिक अपराधी है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। तो इसी के बारे में थोड़ा सा जो संधि हुई थी उसके बारे में हम लोग विशेष जान लें। क्या जान लें, जो भारत बांग्लादेश के बीच में 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पे हस्ताक्षर किया गया था, और 2016 में इसमें संशोधन भी किया गया। जब 2016 में संशोधन कर दिया गया तो उसमें स्पष्ट किया गया कि किसी अपराधी का प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जब अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाए। लो, भारत है, ऐसे थोड़ी ना हाथ रखा होगा, कुछ तो खास बात रही होगी। तो भारत इसीलिए बांग्लादेश को शेख हसीना को नहीं सौंपा, है ना। तो क्या बोला भारत, देखो भैया दोनों देशों में अगर अपराध है तभी अपराधी माना जाएगा, अन्यथा नहीं, तुम्हारे देश में होगा हमारे में नहीं है। यदि अपराध राजनीतिक हो, एक और खास बात इसमें, एक और नोट पॉइंट आया, यदि अपराध राजनीतिक हो तो भारत में प्रत्यर्पण से इंकार भी कर सकता है, और यही टॉपिक है जिससे शेख हसीना बची हुई है ससलामत भारत के अंदर, ससलामत भारत के अंदर। ठीक है, बहुत लोगों को लगता होगा काहे शेख हसीना को लेकर के हम लोग पाल रहे हैं ये वो 2 साल से, बट यही इशू है। आते हैं खास बात, 20वां G20 सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ कहां पे साहब, G20 की बात होती है तो हम लोगों को सुनना चाहिए ध्यान से, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ 22 से 23 नवंबर 2025 को। 20वां नंबर का दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, तो 19वां कहां हुआ साहब, ब्राजील में हुआ। इसकी थीम अब की बार क्या है, एकजुटता, समानता व स्थिरता। छोटा सा है तो पूछ सकता है, जितने भी छोटे पॉइंट के नोट्स हैं, थीम हो गया, डे हो गया, स्पेशल कुछ पॉइंट हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, गोरों के विरोध की दक्षिण अफ्रीका की नीतियों के कारण अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। ले भैया, अब रहा होगा उनका पर्सनल इंटेंशन है, हम लोग उसमें क्या करना है। अब अमेरिका ने बहिष्कार कर दिया, उसके पीछे का लॉजिक उसका अपना, हमारा काम क्या, अमेरिका ने भाग नहीं लिया, बात खत्म, है ना। कहां पे हुआ हमने ये भी याद रख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि 20वां होगा तो 21वां कहां होगा, 21वां का सम्मेलन भी अमेरिका में ही होगा, यही बात याद रख लीजिए साहब। 19वां ब्राजील के अंदर, 20वां जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और 21वां कहां, अमेरिका के अंदर। G20 का बात खत्म। अब हमारा इसके लिए क्या पर्पज है, या हम लोग भारत वाले काहे पढ़े,
तो इसके बारे में कहानी ये है कि G20 में वर्तमान में कुल 19 राष्ट्र व 2 समूह, जिसका नाम यूरोपियन यूनियन व अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन दोनों सदस्य हैं। इसका 18वां सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ था और वर्तमान में 19 + 2 यानी कि 21 राष्ट्र के आसपास इसमें जुड़े हुए हैं। वैसे तो कहा जाएगा 19 + 2 है ना, बट 19 देश और 2 ग्रुप्स हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने 7 घोषणाएं की, इसीलिए हम लोगों को इसको जानना जरूरी है। अब चूंकि 7 घोषणाएं हुई हैं तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ही। ये 7 घोषणाओं के बारे में जरा जानिए। पहले घोषणा ये था कि भावी पीढ़ियों के लाभ हेतु पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण करना, पहला पॉइंट प्रधानमंत्री साहब। दूसरा पॉइंट, अफ्रीका में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 10 लाख प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार करना, 10 लाख प्रशिक्षकों का। पहला क्या बोला? पहला ये बोला कि भावी पीढ़ियों के लाभ हेतु पारंपरिक ज्ञान का भंडार का निर्माण करना। फिर दूसरा बोला वहां के 10 लाख प्रशिक्षक तैयार करना। तीसरा बोल रहा है वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया पर बल देना, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया पे बल देना। और चौथा पॉइंट बोला G20 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का उपग्रह डाटा विकासशील देशों को भी उपलब्ध कराना। अच्छी बात है, उनका भी प्रोग्रेस होगा। पांचवा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके भारत ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में त्रिपक्षीय साझेदारी, जिसका नाम है ACITI। क्या फुल फॉर्म होगा ACITI का? ऑस्ट्रेलियन कनाडा इंडिया टेक रिनोवेशन पार्टनरशिप नाम दिया है। आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला, बस ACITI पूछ लेगा इसी के अंदर। 5 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट अभी भी हैं साहब। 2 पॉइंट कौन कौन से? अच्छा वो मिस हो गया। तो 2 पॉइंट ये थे, इन्होंने 7 पॉइंट दिए थे ना, तो 2 पॉइंट मैं ऐसे बता देता हूं। हाँ, 2 पॉइंट ये है कि एशियन कंट्री का अफ्रीकन कंट्री में प्रोग्रेस को देखना, दूसरा पॉइंट, छठा पॉइंट। और साथ साथ वहां के लोगों के लिए जो उद्धारक व्यवस्थाएं है ना, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, है ना, विकास हो गया, इन सब में एक यूनिफिकेशन करना, ये पॉइंट थे। आते हैं आगे। अब आते हैं इब्सा समिट पे। इब्सा समिट क्या है? इब्सा समिट जरा देखो। IBSA समिट 2025 छठवां समिट है ये। और इब्सा का नाम इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका से पड़ा हुआ है ना, साउथ अफ्रीका से, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इब्सा। आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इससे पूर्व इसका जो 5वां समिट हुआ था 2011 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये 6वां नंबर का समिट है, साउथ अफ्रीका में हुआ, है ना। ब्राजील, साउथ अफ्रीका दोनों में, सॉरी, जो 6ठा समिट है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ और इसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका शामिल है। और इससे पहले 2011 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। क्या ये अपने काम का है ना, अपने काम का है। क्या काम का है जरा देखो, अपने काम का है। 21वें सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में होगा, करेक्ट बात, अच्छा समझ गए। गठन 2003 में हुआ था, पहला सम्मेलन 2006 में ब्राजील के अंदर हुआ। गठन का उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करना था। ये डिटेल एनालिसिस का पार्ट है, ऐसा जरूरत है नहीं कि अगर आप इस पर ध्यान न दें तो कोई काम नहीं होगा। बस इतना याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में हुआ, जोहान्सबर्ग के अंदर। इतनी बात अगर आपको रहेगी तो ये न्यूज आपके काम का। बात कर लेते हैं COP30 का। COP30 का क्या है? COP30 समिट ये बेलम यानी ब्राजील के अंदर 10 से 22 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ, पहली बात। और अध्यक्षता क्या था? आंद्रे कोरियो डो लोगो, नाम ही अजीब से है बट याद रख लीजिए भाई, आंद्रे कोरियो डोलोगो द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया, पहली बात तो ये। COP30 का जो चेयरपर्सन था आंद्रे कोरियो था, डोलोगो, भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव जी ने किया, है ना। अमेरिका ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, बात खत्म। COP30 में अमेरिका ने भाग नहीं लिया। और ये कब आयोजित हुआ है? 10 से 22 नवंबर को हुआ था।
अच्छा, अब इसमें कुछ खास बात आया, वैश्विक तापमान में वृद्धि निकल के आई सामने। क्या वैश्विक तापमान में वृद्धि की बात हुई भाई, ये भी देख लेते हैं। वैश्विक तापमान में जो वृद्धि था ना, करीब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को निगरानी के लिए बनाया जाएगा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना होने पाए। दूसरा, जो ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और मिशन को लॉन्च किया गया एंड मिशन को लॉन्च किया, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर एंड मिशन को लॉन्च किया गया इसी वाले में, इप्सा हाँ ठीक है, COP30 वाले में, ठीक है। इतना पॉइंट्स इसके अंदर में था। अब ये आपको थोड़ा सा भले कम समझ में आया हो, बट COP30 याद रख लीजिए कहाँ पे हुआ, पहला पॉइंट तो यही रहेगा। COP30 ब्राजील के अंदर, आंद्रे कोरियोडोलोगो थे, भारत के तरफ पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, अमेरिका ने भाग नहीं लिया, इतनी बात आपके लिए काफी है। टारगेट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का रखा गया है, बस बस बस। और क्या था, उष्ण कटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, TFF, ये वर्ड याद रखिए, TFF। क्या बोला मैंने, TFF। TFF क्या है भैया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी लॉन्च किया गया है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी लॉन्च किया गया। अब खास बात यह है, अब कुछ इकोनॉमिकल डेटा क्या है, 2024-25 में जो कृषि का उत्पादन है, आपको बस यही याद रखना है, कुल खाद्यान्न कितना, 357.73 मिलियन टन, 357.73 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। इतना काफी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस कुछ विशेष पॉइंट, चावल 150 मिलियन टन हुआ, गेहूं 117 मिलियन टन हुआ, मक्का 43 मिलियन टन हुआ, इतना पैदावार हुआ, एक डेटा था। इसी में ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी गई है। ऋण गारंटी योजना क्या है, ऋण गारंटी योजना जरा समझते हैं। ऋण गारंटी योजना क्या है भैया, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। तो दिया है 12 नवंबर 2025 को, तो क्यों दिया है ये भी जरूरी चीज है। इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा ऋण संस्थाओं को 100% 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। क्या किया जा सकेगा, 100%, ये इंपॉर्टेंट। भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में ही होता है, ये आपको पता ही होगा। बस कुछ बात बदलती है, क्या बदलती है साहब, एक तो ये नंबर याद रखिए, 44वां या नई दिल्ली में आयोजित हुआ, थीम क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आपसे थीम पूछा जा सकता है, पहला बात। साझेदार राज्य पूछा जा सकता है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र है। तो जहां चार चार ऑप्शन आ गए तो आपसे नहीं पूछने वाला, चार चार ऑप्शन आ गए नहीं पूछने वाला। थीम एकदम अच्छा है, थीम आपसे पूछेगा। फोकस राज्य कौन, झारखंड, बस। फोकस राज्य कौन, झारखंड। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। कब हुआ, तो नवंबर में, है ना, डेट है आपको याद नहीं, नवंबर में तो हुआ ही है, बट 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाता था, पूरा का पूरा वो एक महीने तक चलता ही है। तो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ, थीम कौन, एक भारत श्रेष्ठ भारत। साझेदार राज्य तो ढेर सारे हैं, फोकस राज्य झारखंड हो गया। इतनी बात काफी, इतनी बात काफी। अब कुछ विशेष बातें जो कि आपके इंटरनेशनल फैक्ट से रिलेटेड है। क्या इंटरनेशनल फैक्ट से रिलेटेड, जो रूस की सरकारी एरोस्पेस कंपनी है ना, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रूस का एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट के लिए वो जरूरी, और भारत का तो HAL आप जानते ही होंगे। दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है। उन समझौतों में क्या खास बात हुआ है, उन दोनों समझौतों में भारत ने पहली बार, अब बात पहली बार है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एकदम ये रसमलाई वाला क्वेश्चन बात हो जाता है, रसमलाई वाली बात। पहली बार पूर्णतः यात्री विमानों, जिसका नाम क्या होगा, SJ-100 विमान का निर्माण किया जाएगा। SJ-100 विमान, रूस का एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, और भारत का
HAL दोनों के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें बोला गया कि SJ-100 नाम के विमान बनाए जाएंगे। ये पूर्णतः क्या होंगे, ये पूरा का पूरा जो है यात्री विमान होंगे। अब SJ-100 यात्री विमान का जो निर्माण होगा ये कम दूरी के लिए किया जाएगा, जिसमें ये सॉलिड होंगे, टेक्निकल क्लियरेंस ज़्यादा होगी इनकी, और तो और साथ ही लोगों को बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। क्वालिटेटिव विमान बनाए जाएंगे ऐसा कहना है। इसके पहले आपको पता है बोइंग हो गया, खरीदा ही जाता है, तो अपना खुद का बनाओ। आते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, क्या बोला मैंने, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर, बस यही याद रखना है, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन है ना, रेट, महंगाई दर वर्तमान में कितना साहब, 0.25% है। अक्टूबर 2025 में यह पिछले 10 वर्ष का सबसे निम्नतम स्तर है। सरकार खूब ठोक रही होगी पीठ, महंगाई कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल, बट सच्चाई इसकी अलग है। ये थोक मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तो सब गड़बड़ हो जाता है ना। ये देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये हो गया। अब थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर ले माइनस नेगेटिव में -1.21%। बट आते हैं आगे, ये अपने काम का उतना है। भारत में जीडीपी व नेशनल इनकम संबंधी आकलन के लिए नया आधार वर्ष, जिसका नाम होगा 2022 और 23 होगा, घोषणा कर दिया गया। ये आपके काम का है, ये आपके काम एकदम जरूरी है। क्वेश्चन ये भी होगा कि ये जो आप देखते हो ना कि आपको बहुत सारा कुछ मिलता रहता है, जैसे जो लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भैया महंगाई भत्ता मिलता है, उनको प्रोग्रेसिव कुछ तो अलायंस है ना, बहुत सारे पर्क मिलते हैं, तो वो उनको एक लेवल से जोड़ के मिलता है कि इतना इस साल बढ़ेगा तो किस हिसाब से बढ़ेगा और कब से बढ़ेगा, पॉइंट ये भी है। तो आधार वर्ष वो होता है यानी बेस ईयर जहां से महंगाई काउंट होता है, भत्ते काउंट होते हैं, वो सब जितने पर्क्स हैं वो सब काउंट होते हैं कि उस साल इतना महंगाई रही होगी, अब बढ़ के इतना हो गया तो आपको इतना पेमेंट मिलना चाहिए। उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा कहानी बदलता है। तो भारत में जीडीपी नेशनल इनकम संबंधी आकलन के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा, यानी इसी को लेकर के 8वां जो वेतन आयोग है ना, 8वां वेतन आयोग यही गठित किया गया है, 8वां वेतन आयोग। इसीलिए बेस जो 18,000 लोगों को पेमेंट मिलता था वो भी करीब 36,000 या 37,000 के आसपास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब बदल के 2022-23 हो गया। अब नए आधार वर्ष के निर्धारण में सुझाव देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विश्वनाथन गोल्डार, इनका नाम याद रखिएगा भाई, विश्वनाथन गोल्डार की अध्यक्षता में, विश्वनाथन गोल्डार की अध्यक्षता में है ना, ये जो प्रोफेसर साहब हैं गोल्डार, विश्वनाथन गोल्डार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति का एक गठन किया गया था, जिन्होंने ये कुछ तो सुझाया कि भैया बेस ईयर बदल दो। अब ऐसा पहले भी हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। ऐसा 8वां अवसर होगा जब जीडीपी का आकलन का आधार वर्ष में परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन 1967 में आधार वर्ष 1948-49 के स्थान पर 1960-61 कर दिया गया था। इस बात को जरा आप समझ लो, एकदम मोटा मोटा एक क्वेश्चन यहां से पक्का है। विश्वनाथन गोल्डार साहब हैं, विश्वनाथन गोल्डार साहब जो है अब की बार जो है बोलेंगे या 11-12 का जो बेस ईयर है उसको बदल दो, 11-12 का जो बेस ईयर है वो बदल दो। 11-12 का जब बेस ईयर बदल गया तो उन्होंने कहा आप कर दो 2022-23। तो क्वेश्चन यही उठ के सामने आया कि इससे पहले कब हुआ था, तो इससे पहले साहब हुआ था ये 1967 में, पहली बार आधार वर्ष बदला गया। बोला कि 1967 में आधार वर्ष जब बदला गया तो बोला कि देखो 48-49 का बेस ईयर चल रहा था, अब उसको बदलो, उसको बदल के क्या कर दो 1960-61 कर दो, 1960-61 कर दो। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि महंगाई कितना बढ़ी, कितना प्रोग्रेस हुआ लोगों का, उस हिसाब से वेतन बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश को, है ना, 16वें वित्त आयोग ने अपनी जो सिफारिश है
राष्ट्रपति को सौंप दिया है। और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब थे, है ना, अरविंद पनगड़िया। 16वां वित्त आयोग। सदस्य कौन? एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे, अजय नारायण, डॉक्टर सौम्या कांति घोष पूर्णकालिक सदस्य, और टी रविशंकर अंशकालिक सदस्य। आपको ये पूरा तामझाम नहीं पढ़ना है, मैं वही बताऊंगा कि आपको याद रखना है। सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, सचिव। इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों के लिए, आगामी 5 वर्षों के लिए लागू होगी। बस यही बात याद रखनी है। 16वां वित्त आयोग, 15वां एन.के. सिंह पता ही था आपको, 16वां कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। और इनका जो सिफारिश है 2026-27 से लागू हो जाएगा और 2030-31 तक चलेगा, है ना, 2030-31 तक चलेगा। अरविंद पनगड़िया साहब ने अपना 16वां वित्त आयोग का पत्ता खोल दिया है, ठीक है ना, एकदम याद रख लीजिए। 26-27 से लेकर के 2030-31 तक चलेगा, 5 साल बीच में, है ना। आते हैं आगे। बीच में वेतन की बात हुई थी, तो आइए वेतन समझ लेते हैं, आइए वेतन समझ लेते हैं। 8वां वेतन आयोग, 8 पे कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन थी? रंजना प्रसाद देसाई, रंजना प्रसाद देसाई, रंजना प्रसाद देसाई थे। सदस्य कौन? प्रो पुलक घोष, अंशकालिक थे ये, सचिव पंकज जैन थे। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अध्यक्ष याद रखने की जरूरत है। रंजना प्रसाद देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है। जो इनका गठन था, इसकी गठन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में की गई थी, पर सदस्यों का 28 अक्टूबर को नियुक्ति भी कर दी गई थी। 8वां वेतन आयोग, रंजना प्रसाद देसाई। इसकी जो सिफारिशें हैं, बस यही याद रखना है, बस यही याद रखना है। जो 8 पे कमीशन, उसका रिकमेंडेशन कब से माना जाएगा? 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है, मतलब लागू करने का डेट है। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अभी से बल्ले बल्ले लगे पड़े हैं, है ना, और जरूरी भी है, आप भी बनने जा रहे हो, है ना। बढ़िया, कुछ नियुक्तियां हुई हैं, फटाफट देख लेते हैं। संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं, करेक्ट बात। विश्वजीत सहाय नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। और चरणजीत सिंह देश के नए सीजेआई। चरणजीत सिंह, अरे साहब, हमारे टाइपर साहब कभी कभी मिसमैच कर देते हैं। चरणजीत सिंह नहीं है यार, चरणजीत सिंह नहीं है, उन्होंने गड़बड़ा दिया, है ना। अब इनको बात एक बार तो करनी ही पड़ेगी। सूर्यकांत मिश्रा जी हैं, इनको बोलना पड़ेगा। अरे यार, सूर्यकांत जी को कहाँ छोड़ दिए? नहीं कहा, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा विशेष विशेष बात इनके बारे में बस इतना जान लेंगे। चढ़ साहब काट दिया जाए, एक तो इनको काट दिया जाए। अब आप लोग फिर से क्लास देखेंगे नहीं, अगर पीडीएफ पा जाए कहेंगे सर गलत पढ़ा दिए, गलत पढ़ाया। साहब गलत नहीं पढ़ाया, कभी कभी टाइपर का भी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो देश के नए सीजीआई कौन? तो इनका नाम है सूर्यकांत। सूर्यकांत जी कितने साल के हैं? 63 साल के हैं, है ना। कब तक रहेंगे? 65 साल, है ना, 65 साल। तो इनके बारे में जरा जान लेते हैं। ये हरियाणा के हैं, पहली बात, हरियाणा के, हरियाणा के। और इनका जो मतलब पुराना रिकॉर्ड जो रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। और 53वें रूप में राष्ट्रीय वन में वो इस बन भी चुके हैं। और इनके बारे में फिर डिटेल करेंगे थोड़ा सा आगे, बट है ना, अभी के लिए देश के नए सीजीआई 53वें नंबर कौन बन गए? सूर्यकांत जी बन गए, सूर्यकांत, ठीक। खालिद एल एनानी, है ना, खालिद एल एनानी यूनेस्को के नए महानिदेशक बने हैं 12वें के रूप में। इस पद को स्वीकार करने वाला देश, देखिए, खाली खालिद 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 एल एनानी मिस्र के हैं, यूनेस्को के नए महानिदेशक बने जो 12वें नंबर के हैं। इस पद को स्वीकार करने वाले अरब देश के पहले व्यक्ति हैं। बस यही बात इस न्यूज को शामिल करवाती है यहाँ पे, यही बात, अन्यथा इसको शामिल करने का आवश्यकता नहीं था।
चूंकि खालिद अल हनानी जो है मिस्र के हैं, इजिप्ट के, ये मिस्र है यानी इजिप्ट, मिस्र वहाँ के हैं, और देश के पहले, अरब देश के पहले व्यक्ति हैं जो इस पद को शामिल किए गए हैं और यूनेस्को के नए महानिदेशक बने, तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट बात तो हो ही जाती है। IIDEA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या बोला है जरा जान, है ना, ये क्या बोला जरा जान लेते हैं। 1995 में गठित होता है IIDEA। क्या मतलब होगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। क्या बोलता है ये? 1995 बना, सदस्य संख्या अभी 35 है। भारत के CEC यानी ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके बारे में याद रख लीजिए भाई। ज्ञानेश कुमार CEC को अगले एक वर्ष के लिए इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, ऑब्वियस सी बात है। और ये IIDEA है कहाँ पे, ये भी एक जरूरी चीज है। तो स्टॉकहोम स्वीडन में 3 दिसंबर को कार्यभार संभाला इन्होंने IIDEA CEC के। ठीक है, हाँ कि ना? IIDEA CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई इशू नहीं है, बढ़िया बात है। अब बात करते हैं पुरस्कार की, क्या क्या प्राइज मिला लोगों को। बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में बात होगी, और इम्पोर्टेंट बात है, जाहिर सी बात है ना, इम्पोर्टेंट बात है। बुकर प्राइज हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को उपन्यास फ्लैश के लिए ये दिया गया। क्या बोला मैंने? बोला ये साहब कि जो ये बुकर प्राइज है ना, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया। एकदम नाम याद रखिए, डेविड सेजले, उपन्यास का नाम फ्लैश, उसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिल गया। ये हंगरी के हैं। इतने इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता चल गया तो बात आगे बढ़ाते हैं तो पता चल जाएगा आपको कहानी। बोला भैया राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के लिए नॉमिनेटेड स्टेट्स कौन कौन हो गए? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार उसी को दिया जाता है जो जल संचयन के लिए बढ़िया काम करे। तो महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये तीनों स्टेट अच्छा काम किए, इसलिए इनको दिया गया। स्टेट में महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, और सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में उत्तर जोन में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। बस यही बात याद रखिए, यूपी का एग्जाम देने वाले बच्चों, उत्तर जोन के लिए मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, है ना। डिस्ट्रिक्ट के रूप में पूर्वोत्तर जोन में सिपाही जिला जो त्रिपुरा में है, पश्चिमी जोन में खरगोन मध्य प्रदेश, और पूर्वी जोन में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को मिलाए, और दक्षिण जोन में तिरुनेलवेली तमिलनाडु। ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं। हमें क्या करना, अपना ही याद रखना, दूसरे का नहीं, है ना, दूसरे का नहीं। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई को घोषित किया गया, भावनगर गुजरात को घोषित किया, बस काफी है। सबसे बढ़िया स्टेट महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हरियाणा, और सबसे बढ़िया जिला अपना मिर्जापुर। बात खत्म हो गई। आते हैं आगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से नवाजा गया साहब। और आप कहोगे 2024 में नवाज रहे हैं तो आप 25 में काहे पढ़ा रहे हैं, 26 आने वाला है। तो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक साल बाद मिलता है ना। मिशेल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसको मिला? मिशेल बैचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, उनको दिया गया। ये तो जरूरी है ना। मिस अर्थ 2025 नताली पुश्किनोवा, इनको दिया गया है, चेक गणराज्य की है ये, चेक रिपब्लिक की है ये, उनको दिया गया। मिस यूनिवर्स 2025 है तो और इम्पोर्टेंट है, फातिमा बॉस को दिया गया है, मैक्सिको की है ये, उनको दिया गया, मैक्सिको की है। फिर से मिस अर्थ 2025 किसको दिया? नताली पुश्किनोवा। मिस यूनिवर्स किसको दिया गया? चेक रिपब्लिक की, कौन? बॉस। कौन सी बॉस? फातिमा बॉस। सॉरी, मिस यूनिवर्स 2025 मैक्सिको की किसको दिया गया? फातिमा बॉस। चेक रिपब्लिक की तो वो होगी नहीं यार, क्या नाम? नताली पुश्किनोवा, चेक रिपब्लिक। मैक्सिको, फातिमा बॉस। मैक्सिको की बॉस मिस यूनिवर्स। मिस इंटरनेशनल 2025 भी दिया गया कैटरीना ड्यूक, ये कोलंबिया की हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं इस मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या
डेट्स हैं उनके बारे में जरा जान लें। डेट्स एक क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में रह ही रहे हैं, और कभी कभी तो इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए उसका दिवस भी पूछ लिया जा रहा है, थीम भी पूछ लिया जा रहा है। और बस ये है कि आप उस डेट को याद रखो, उससे से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। अंदाजा लगाने का मतलब ये है 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको बात नहीं पता होगी तो कुछ इतनी बात पता रहेगी जिससे आपका क्या होगा, सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। पॉइंट आते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन बनता है, इसी के दौरान मनाया जाता है 11 नवंबर, है ना। 11 नवंबर को अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, फुल नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम उनका नाम था। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के बर्थडे पे। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ये तो पता ही है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। बिरसा मुंडा दिवस 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा दूसरा नाम धरती आबा, धरती आबा, है ना। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को। इतनी बातें ही जरूरी सॉरी ओके। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस जिसको 26 नवंबर को मनाते हैं। ये बात क्लैरिटी के तौर पे रहनी चाहिए। आपको ये सब रिपीट बढ़ाया जा रहा है, पता है आपको, रिपीट इसलिए करवाया जाता है कि आपके दिमाग में उठती बातें आ ही जाए घूम फिर के कहीं कहीं से, क्योंकि पढ़ने को सब्जेक्ट इतना ऑलरेडी ब्रॉड पड़ा हुआ है, आप सब्जेक्ट में खोए रह रहे हैं, है ना। अब सब्जेक्ट पे फोकस बिल्कुल रखिए। जीएस में 30 क्वेश्चन में एटलीस्ट 20 के आसपास आप ही रहते हैं, तो प्लस माइनस आप 10 मान सकते हैं कि हाँ आपका इफ एंड बट हो सकता है। अगर आप एक एवरेज से ऊपर हैं तो 20 क्वेश्चन तो आपके रहने ही वाले हैं, और उस 20 में सहयोग आपका यहाँ से भी बहुत हद तक रहने वाला है। ये मैं बता ही दिया हूँ पुस्तकों में, पुस्तकों मैंने बता ही दिया था। फ्लैश जो उपन्यास है डेविड सेजले को मिला है, ये मैन बुकर भी जीता है। द विडो जॉन ग्रेशम को मिला है। द विडो की जो बुक है, जॉन ग्रेशम क्या है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किरण देसाई की बुक है। और द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयरिंग सुधा मूर्ति की बुक है। फिर से, फ्लैश डेविड सेजले का, द विडो जॉन ग्रेशम का, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई का, द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयरिंग सुधा मूर्ति का। ये इतनी बुक्स होगी जो इस बार की इंपॉर्टेंट है। नाउ सरदार पटेल के बारे में कुछ बात। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, स्मृति में, एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया जो 150 रुपये मूल्य का है। स्मारक सिक्का जारी किया गया। पहली बात तो यही है। स्मारक सिक्के से याद आया कि हमने 150 रुपये का एक और सिक्का जारी करवाया जस्ट स्टार्ट में, अब याद रखो आप, स्टार्टिंग में पीडीएफ पढ़ लो, ना समझ में आए तो, है ना। और वो भी ना समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, वो भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दो। चाहे आप कमेंट में कुछ भी बोलें, हमें उससे दिक्कत नहीं है। अच्छी बात बोलना हो अच्छी बात बोलिए, बुरी बात बोलना हो बुरी बात बोलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका भला हो तो आप कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हैं। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का जन्म शताब्दी वर्ष 1926 से 2026 मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का, 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान ये जारी हुआ। किसके उपलक्ष्य में? श्री सत्य साईं बाबा। 100 रुपए का स्मारक सिक्का कहाँ जारी किया गया? आंध्र प्रदेश में। इतनी बेसिक बात थी ना, कुछ और खास बात। काहिरा, मिस्र में चलते हैं। आइए चलते हैं मिस्र में। काहिरा मिस्र में विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है, बस यही बात इस वाली खबर को इंपॉर्टेंट बना देती है। विश्व का सबसे बड़ा है साहब, तो क्या है? म्यूजिक अरे साहब, म्यूजियम है, म्यूजियम। ये हमारे अभियोग जी करवाते रहते, हमारे टाइपर साहब हैं, वो इतनी फास्ट करते हैं तो उनको म्यूजिक और म्यूजियम में फर्क नहीं नजर आता। करते फास्ट हैं बेशक, बढ़िया काम है, लेकिन थोड़ा बहुत कर देते हैं भाई, मानता हूँ। म्यूजियम, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ? हाँ, म्यूजियम।
म्यूजियम। अब आप लोग कमेंट मत करना कि क्या लिखा है यहाँ पे, म्यूजियम। क्या बोला मैंने? मिस्र में काहिरा नामक प्लेस पे विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम खोला गया है दर्शकों के लिए। और ऐसा क्यों किया गया है? तो उसका चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा है, और आपको पता है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस मिले हैं मिस्र में बहुत ज्यादा मिले हैं, है ना। तो मम्मी सभी देखी जाएगी। तो उसका नाम क्या है यही बता दो साहब। तो उसका नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, है ना। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम उसका नाम है। जेम, शॉर्ट नेम क्या है इसका? GEM, जेम खोला गया। और जो जेम खोला गया तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें साहब 1 लाख कृतियां रखी गई हैं उसी वाले म्यूजियम में। और चूंकि विश्व का सबसे बड़ा है तो आप समझ सकते हो, बड़ा तो निश्चित रूप से होगा ही, और बड़ा है तो इंपॉर्टेंट है ना। और विश्व का सबसे बड़ा है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप तैयारी करते हो ये आपके लिए भी जरूरी चीज हो जाता है। आते आगे, भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी। अच्छे, तो मैंने बता ही दिया, 100 रुपए का स्मारक सिक्का हो गया, ये न्यूज रिपीट कर दिया। ओके, युद्धाभ्यास, ये एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मेरा फेवरेट सेक्शन है ना, मेरा फेवरेट सेक्शन है, मजा आता है। त्रिशूल, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास जैसलमेर, ये जैसलमेर है यार, जैसलमेर, क्या कहूं मैं, जैसलमेर राजस्थान में हुआ। त्रिशूल नाम से भारतीय सशस्त्र सेनाओं का एक युद्धाभ्यास हुआ है। एक युद्धाभ्यास हुआ है मित्र शक्ति, जो एक ड्रामा है 11th मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। कहां पे हुआ साहब? बेलगांव कर्नाटक के अंदर, बेलगांव कर्नाटक के अंदर हुआ है। एक है विनबैक्स, विनबैक्स भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम वहां पे आयोजित होता है। और ये हनोई में वियतनाम में आयोजित हुआ है विनबैक्स। फिर से, त्रिशूल कहाँ आयोजित हुआ? तो त्रिशूल आयोजित हुआ जैसलमेर में। मित्र शक्ति कहाँ आयोजित हुआ बेलगांव कर्नाटक में। और क्या हुआ? विनबैक्स कहाँ हुआ? वियतनाम हनोई में। अब आ जाते हैं गरुड़ा पे। गरुड़ा 8वां जो है नंबर है, 8वां नंबर है, भारत और फ्रांस के बीच में है, संपन्न हुआ वहां पे, ठीक है ना, फ्रांस में ही। एक और है पूर्वी प्रचंड प्रहार, पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये बात अब याद रख लीजिए, और ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितने बनाए हो सकता है उसको ना पीछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। खेलकूद वाला सेक्शन, खेलकूद वाला सेक्शन, 13वां ICC वर्ल्ड कप 2025 विमेन वाला, एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है, बहुत ही जरूरी है साहब। भारत पहली बार 13वां ICC विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जीता है, और पहली बार बना है, तो एकदम क्वेश्चन पूछने के लिए एकदम जरूरी सेक्शन हो जाता है। मेजबान देश भी भारत था, विजेता भी बना भारत, और उप विजेता बना दक्षिण अफ्रीका, उप विजेता बना दक्षिण अफ्रीका, उप विजेता बना दक्षिण अफ्रीका। 2025 ऑलमोस्ट भारत के लिए ठीक ही रहा, है ना। हम लोग मेन वाला भी जीते, वुमेन वाला भी जीत गए, ठीक है। भारत में हुआ, भारत ने जीत लिया, और किसको हरा कर जीत लिया? पूरा साउथ अफ्रीका। कोच कौन था? अमूल मजूमदार थे विमेन्स क्रिकेट टीम के, अमूल मजूमदार। और फाइनल जो मैच का आयोजन है ना, DY पाटिल स्टेडियम गुजरात वाले, सॉरी मुंबई वाले में खेला गया। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया, DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया, है ना। फाइनल मैच का जो आयोजन है DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में, अमूल मजूमदार कोच। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन बनी? शेफाली वर्मा जी बनी, शेफाली वर्मा जी बनी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? दीप्ति शर्मा जी बनी, वर्मा जी, शर्मा जी। और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर जी हैं। तीनों बात याद रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि विमेन्स ICC T20 वर्ल्ड कप है ये, तो एक चीज तो यही हो गया, है ना। ICC वर्ल्ड कप 2025, सॉरी T20 नहीं, ICC वर्ल्ड कप 2025 भारत में पहली बार विजेता बना भारत। मेजबान देश भी भारत रहा, विजेता भी भारत रहा, और किसको हरा कर? साउथ अफ्रीका को हरा करके, है ना। और साथ ही साथ कोच कौन? अमूल मजूमदार। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई के अंदर। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, जो मैच खेला गया, प्लेयर ऑफ द फाइनल शेफाली वर्मा बनी। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी? दीप्ति शर्मा बनी। और कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। इतनी बातें आपके काम की हैं।
अरे हम लोग ज़्यादा लोड क्यों लें, हम लोग महीने में एक करंट अफेयर कर रहे हैं बस, महीने में एक करंट अफेयर करना और सब कुछ उठा करके एक ही में डाल लेना। अगर आपके काम का ये 80% हो जा रहा है तो आप मेहनत क्यों करेंगे भाई। आप 1 घंटे की वीडियो में आप निपटा ले रहे हैं, पीडीएफ आपको फ्री में मिल रही है, अब क्लासेस आपको लगातार मिल रही है, लेकिन हाँ पीडीएफ अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे ही है, बड़ी मेहनत लगती है भाई इसके पीछे। बाकी आप समझो, आप अगर लगता है कि हाँ ठीक है आपके काम का नहीं है तो भी आप बताएं। फीडे कप 2025 की बात कर लेते हैं। 11वां संस्करण है ये, आयोजन गोवा में हुआ, विजेता जोवाकर सिंडोरॉव उज्बेकिस्तान की है ये हुआ, और फिडे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, इसीलिए ये न्यूज में है, इसीलिए ये न्यूज यहाँ पे है इस वाले सेक्शन में। सबसे युवा खिलाड़ी हैं ये अब तक फिडे विश्व कप, है ना। वो विजेता वे ही चीन के हैं, ये बने। फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, और इसी तरीके से सारे अमेरिकन ओपन की बात कर लेते हैं सब यहीं पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एक न एक कहीं न कहीं से, और टीसीएस का भी फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता एंडरसन एंटोनसेन है डेनमार्क के, पुरुष वाले, और महिला एकल विजेता है ऑनसे यंग, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। फ्रेंच निपट गया। फ्रेंच ओपन 2025 आप ध्यान से देख लो, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष वाले कौन जीते, एंडरसन एंटोनसेन बने डेनमार्क के, और महिला कौन बनी, ऑनसे यंग बनी दक्षिण अफ्रीका की बनी। बात खत्म हो गई। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं इसी के साथ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में जो पुरुष वाला विजेता है वो लक्ष्य सेन है, भारत के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम रट लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, लक्ष्य सेन पुरुष वाले भारत के, और महिला एकल विजेता जो बनी है ऑन से यंग बनी है, दक्षिण कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की बनी है ऑन से। अब देखो यहीं पे गड़बड़ कर दिया उन्होंने, अरे ये भी दक्षिण अफ्रीका ही है यार, है ना, सॉरी दक्षिण कोरिया ही है, ये भी दक्षिण कोरिया ही है, ये दक्षिण कोरिया है साहब, यहाँ पे से करेक्ट कर लीजिएगा, ये दक्षिण कोरिया की है, ये अफ्रीका नहीं है। ऑन से यंग ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गई, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गई ऑन से यंग महिला में, और महिला में ही फ्रेंच ओपन भी ऑन से यंग जीत गई, ये दोनों दक्षिण कोरिया की, मतलब दक्षिण कोरिया की ऑब्वियस सी बात है ये है, ठीक है। बस भारत वाले याद रखिए, फ्रेंच ओपन लक्ष्य सेन ने जीता। नाउ कुछ विशेष बातें, मेघालय के आकाश चौधरी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे, प्रथम श्रेय गैरीफील्ड, दूसरे रवि शास्त्री बल्लेबाज बने रणजी ट्रॉफी में। फिर से एक ही लाइन में हमने काफी सारी बात बता दी, फिर से हम बता देते हैं। पहली बात तो ये, नाम क्या इनका, नाम है इनका आकाश चौधरी, ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट जिसको हम लोग रणजी ट्रॉफी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, रणजी ट्रॉफी, उसमें इन्होंने खेला और एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए, युवराज सिंह की तरह। युवराज सिंह ने तो खैर T20 में जड़ा था, बट ये रणजी ट्रॉफी में जड़ दिए, और ऐसा करने वाले भारत के तीसरे, सॉरी विश्व के तीसरे बन गए ये। रणजी ट्रॉफी में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले ये विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए। कौन, आकाश चौधरी। कहाँ के हैं ये कहाँ के हैं, मेघालय के हैं। पहली बात तो ये मेघालय के हैं, तो ऐसा करने वाले तीसरे हैं, तो पहला कौन रहा होगा, तो श्रेय गैरीफील्ड रहे हैं, श्रेय गैरीफील्ड रहे हैं। दूसरे जो है अपने भारत के ही हैं, बढ़िया रवि शास्त्री जी थे, रवि शास्त्री जी थे, ये बन गए, और तीसरे तो ये है ही है, तीसरे तो आकाश चौधरी जी है ही है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप नेपाल को फाइनल में हरा करके भारत ने जीत लिया। बस इतने से इंपॉर्टेंट बात है, दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20, चूंकि पहला है इसलिए इस न्यूज में है। पहली बात आप समझो, फोकस रहता है आयोग का या किसी भी वनडे एग्जाम्स में, जो भी पहला पहला की बात हो रही है, क्योंकि ये पहला T20 कप हुआ है दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीता भी भारत ने इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आयोजन कहाँ हुआ था साहब, तो नेपाल को हरा के भारत ने जीता है, लेकिन आयोजन कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ, श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में, ठीक है, अरे ठीक है ना, हाँ बिल्कुल आप बताएंगे। दूसरा,
दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 बांग्लादेश में संपन्न हुआ है और विजेता कौन बना? भारत। उपविजेता कौन बना? ताइवान। दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप है। तो पहला विश्व कप कब खेला गया? आंसर यही है, 2012 में पटना में खेला गया था और तब भी विजेता भारत ही था, इसलिए एकदम फ्लैट पोजीशन में रही है आप। ठीक है। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है रोहन बोपन्ना, इनके बारे में कुछ खास बात है। खास बात है भाई, भारत के जो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जी, इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया। और टेनिस से संन्यास ले लिया तो कुछ खास बातें इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने अपना अंतिम टूर्नामेंट जो है पेरिस मास्टर्स में खेला था। पेरिस मास्टर्स में खेला था और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने कुल 26 युगल खिताब जीते हैं अब तक। 26। रोहन बोपन्ना अब इस्तीफा दे चुके, मतलब हट चुके हैं, या यूं कह के रिटायर्ड हो चुके हैं। 2019 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था, 2024 में पद्म पुरस्कार भी मिला था। एकदम इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये। अर्जुन पुरस्कार 2010 में, 2024 पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। किनको? रोहन बोपन्ना को। अब बात कर लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 डब्ल्यूएचओ द्वारा, है ना, डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक टीबी रिपोर्ट, ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। 2024 में विश्व में 10.7 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित हैं और सर्वाधिक मामले साहब भारत में हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। डब्ल्यूएचओ की टीबी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि विश्व में सर्वाधिक टीबी के जो मरीज हैं भारत में है 25% के आसपास, और उसके बाद इंडोनेशिया में 10% के आसपास। 2024 में भारत में लगभग 27.1 लाख मामले दर्ज हुए थे 2024 में खाली। और टीबी जो उन्मूलन करने का जो वैश्विक यूं कहे ना कि पूरा का पूरा ये टारगेट है कि विश्व से टीबी को कब एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसका टारगेट ईयर है 2030। 2030 में इनको निपटा दिया जाएगा टीबी को। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु, टीबी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण। यह फेफड़े का मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फेफड़े को क्या करता है? मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और जो टीबी डे है, विश्व क्षय रोग दिवस जिसको बोलते हैं, 24 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके काम की बात रही। समझ गए? समझ गए? बोलिए भाई। जहां पे दिक्कत लगे आप बताएंगे जरूर। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको न समझ में आए हो, या आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, तो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा ये आपके काम का है कि नहीं है, आपके एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट साहब आप ध्यान लगा के सुनेंगे जरूर, ये आपके काम का ही है, बेनिफिट होगा आपको निश्चित रूप। युवा एआई फॉर ऑल पहल, क्या है ये युवा एआई फॉर ऑल पहल? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और आईटी मंत्रालय के द्वारा क्या शुभारंभ किया गया, तो इसका मतलब कुछ विशेष बात होगी इसमें। तो इंडिया एआई मिशन के तहत शुभारंभ इसका किया गया। इंडिया एआई मिशन के तहत, इंडिया एआई मिशन के तहत। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में जो वैश्विक नेतृत्व है ना, उसमें भारत को एकदम मजबूत अवस्था में लाके खड़ा करना। और आपको पता है आने वाला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। आने वाले ठीक 10 से 15 साल बाद क्लासरूम में एआई खड़ा होकर के शायद पढ़ाए, या वही आपको डेमो सब कुछ बताने की कोशिश करे कि ये ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना जो भी है ना। आने वाले 10 से 15 सालों बाद ही एआई आपका मास्टर होगा, एआई आपका गुरु होगा, भविष्य ये कहता है, क्योंकि वो सेल्फ लर्निंग मोड में आ जाएगा तब तक। उद्देश्य एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना। युवा एआई फॉर ऑल इंडिया पहल की बात हो रही है, ऑल पहल। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ नागरिकों को एआई स्किल में सशक्त करना, ये टारगेट है। और यह एक निःशुल्क पाठ्यक्रम है। पहली बात तो ये क्या है? ये एक निःशुल्क पाठ्यक्रम है। निःशुल्क पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से एआई से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो आप भी इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करिएगा, है ना। सर्च मान लीजिएगा क्या, ये युवा एआई फॉर ऑल इंडिया पहल, आप सर्च मारिएगा, आपके काम की जो चीजें होगी वेबसाइट पे दिख जाएगी। आते हैं आगे, आते हैं आगे। कहते हैं आईआईटी बॉम्बे ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। एकदम इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आईआईटी बॉम्बे ने
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का विकसित या यूं कहें कि है ना बनाया है, विकसित किया है ना, इन्वेंशन किया है। महाराष्ट्र राज्य में एक और खास बात है महाराष्ट्र रिलेटेड, महाराष्ट्र राज्य में कुष्ठ रोग को नोटिफिएबल बीमारी घोषित कर दिया गया है। अब ये नोटिफिएबल का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, बस इसका मतलब नोटिफाइड करना पता होना चाहिए लोगों को। बांग्लादेश विश्व का 8वां देश बन गया है जिसने टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, जिसका नाम है टीसीवी, को अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। जो ये टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है टीसीवी, इसको अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल कर लिया है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो बड़ी चीजों से चर्चा में रहा और पता नहीं क्या यूनिस खान तो हो गया, जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता पर्सन को सत्ता का मोह हो गया। भारत ने सिकल सेल बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च की। इसका नाम बिरसा 101 रखा गया, बिरसा 101 रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया, आपको पता है ना सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ब्लड की कमी होती है, बस उसी से रिलेटेड बीमारी भी है। और पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी भी घोषित कर दी गई है, लॉन्च की कर दी गई, बना दी गई है और इसका नाम बिरसा 101 रखा गया, वही बिरसा मुंडा के नाम पे। इसे CSIR और IGIB, क्या नाम है CSIR आपको पता होगा, और IGIB इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेशन, और CSIR बायोलॉजी है ना, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन रिसर्च सेंटर, वो हो गया। और ये IGIB इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, ये बिरसा 101। आपको यही बस मिलाने को हो सकता है, पूछ दिया जाए बिरसा 101 क्या है, तो सिकल सेल बीमारी के लिए ये क्या है, एक तरीके का क्रिस्पर जीन थेरेपी है जो कि घोषित किया गया। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन। अगर आप लोगों को बोरियत महसूस हो तो आप बताने की जरूर कोशिश करें भाई, कुछ एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम किया जाएगा। नहीं मजाक कर रहे हैं यार, एंटरटेनमेंट थोड़ी ना, पढ़ना होता है ना, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बनेंगे भाई। इतने सारे लड़कों ने फॉर्म डाला है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बात बढ़ाइए, अपनी एफर्ट को डालिए, ना सुन पाए 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। हाल ही में वर्ष 2010 के बाद पहली बार जर्मनी के हैमबर्ग में पहली बार वाइल्ड पोलियो का वायरस मिला है। ले भैया भैया कहानी भाई का कहानी, पोलियो तो एक्सटिंक्ट हो हुआ था साहब। वर्ष 2010 के बाद जर्मनी में पहली बार, जर्मनी के कहां पे, हैमबर्ग में वाइल्ड पोलियो का वायरस मिला है। और जो पोलियो है यह भारत में 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, यानी भारत पोलियो वायरस से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। और अभी भी पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पे पोलियो के कुछ सिम्टम्स मिलते रहते हैं। नाउ COP30 के बारे में उन्होंने चर्चा करी थी थोड़ी सी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। COP30 सम्मेलन के दौरान ब्राजील में जो बेलम में हेल्थ एक्शन प्लान पेश किया गया था, हेल्थ एक्शन प्लान पेश किया गया, जो पूर्णतः स्वास्थ्य पर केंद्रित पहला अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुकूल फ्रेमवर्क है। बस यही बात है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, ना आपसे कोई लेना देना, बस ये पूछा जाएगा बेलम में आयोजित हुआ, तो बेलम कहाँ है, ब्राजील के अंदर। हाल ही में वर्ष 2010 के बाद पहली बार जर्मनी के हैमबर्ग में वाइल्ड पोलियो वायरस, ये रिपीट न्यूज हो गई बट कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, भारत 2014 में पोलियो से मुक्त हो चुका। अब पर्यावरण परिस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। पर्यावरण परिस्थिति के बारे में एक सूचकांक आया है साहब, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। ये कौन घोषित करता है, तो जर्मन वॉच घोषित करता है। और ये जर्मन वॉच अगर घोषित करता है तो कुछ बातों को बताता है, बोलता है भैया देखो जलवायु से प्रभावित देश कौन है, तो नंबर 1 पे है डोमिनिका, नंबर 2 पे है म्यांमार, नंबर 3 पे होंडुरास, और भारत का स्थान इसमें 9वें स्थान पे है ना। इतने सारे देश हैं जो जलवायु जोखिम सूचकांक में इतना स्थान रख रहे हैं, इनको ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बात खत्म हो गई जलवायु सूचकांक के बारे में। अब टाइफून कालनेमी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइफून कालनेमी यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसमें फिलीपींस और वियतनाम में ये भारी तबाही मचाया है। कालनेमी दक्षिणी चीन सागर में बनने वाला
13वां टाइफून है। क्या है? टाइफून है। टाइफून है। टाइफून का नाम कालनेमी। कहाँ पे आया? फिलीपींस और वियतनाम में। कहाँ पे बना? दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है। वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? यूनेप एंड सीसीएसी क्लाइमेट एंड क्लियर एयर कंडीशन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व में CH4 यानी मेथेन उत्सर्जन में क्या हुआ? कमी लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है भैया? ये यूनेप और सीसीएसी। ये बोला भैया देखो जो 2030 है ना, इसका जो वैश्विक मिथेन संकल्प है उसको पूरा करना है, उसको कम करना है, मिथेन उत्सर्जन कम करना है। बहुत सारी चीजों का टारगेट 2030 है, वो भी देख ही लिया जाएगा 4 साल बाद जिंदा रहा गया तो। कुछ 100 कथित लोगों के द्वारा 2026 में दुनिया खत्म हो रही है। आप भी जरा कमेंट करके बताइए क्या सच में ऐसा है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है जारी किया गया 2023-24 के लिए। बोला गया क्या? बोला गया ये साहब, बोला गया ये है ना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पूर्ण वृद्धि के मामले में भारत विश्व में प्रथम है। वही है कहानी कि भारत क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस गैस में इसका वृद्धि बहुत तेज है। दूसरा स्थान चीन का है। ये पूर्ण वृद्धि की बात हो रही है, लेकिन परसेंटेज वाइज प्रतिशत की दृष्टि से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में इंडोनेशिया के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ऐसे वृद्धि देखा जाए, ऐसे वृद्धि देखा जाए तो भारत प्रथम है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है। और वैश्विक उत्सर्जन में देखा जाए तो यही है जो सबसे नामाकुल लोग हैं। एक तो चाइना, दूसरा अमेरिका, उसके बाद और लोग, है ना। वैश्विक उत्सर्जन में चाइना और अमेरिका टॉप है। अब कुछ और खास बात है। खास बात यह है भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर लाइकोडॉन इर्विनी की खोज की गई है। यह है क्या? यह सांप है साहब, सांप की एक प्रजाति है लाइकोडॉन इर्विनी। मैं इस बार इमेज लगाना स्लाइडों पे थोड़ा यूं कहें कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इमेज को डालूंगा। इमेज डालने से ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजें दिख जाती है तो आपको याद रहता है लंबे समय तक, है ना। या आप कहेंगे तो थोड़ा और क्रिएटिव बनाया जाएगा भाई। लाइकोडॉन इर्विनी कहाँ पाया गया है? ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार का ही पार्ट है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, और वहीं पे पाया गया है। ये सांप का एक प्रजाति है। और खास बात, बिहार की गोगाबिल झील 94 रामसर स्थल है, वर्तमान में 96 रामसर स्थल हो चुके हैं। वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 96, और 94 बिहार की गोगाबिल झील हो गई है। इसके बारे में क्या खास बात है? रामसर स्थल, रामसर स्थल के बारे में वर्तमान में कितने रामसर स्थल है? 96। ये गोगाबिल झील का नंबर 94 है। कहाँ पे ये गोगाबिल? कटिहार में है। यह नेचुरल ऑक्सबो झील है, ये भी बात है। बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है बिहार वालों के लिए। अब थोड़ा सा हम लोगों के लिए क्या है भैया? काबर झील बेगूसराय में, नागी झील अभ्यारण्य जमुई में है, कनकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, गोकुल जलाशय बक्सर में है, उदयपुर झील चंपारण में है, गोगाबिल झील कटिहार में। ये मैंने फटाफट पढ़ दिया, बस ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6 जो है झील हो गए वहां पे हो गए बिहार में, जो 6 के 6 थे। और देश भर में तमिलनाडु में 20 और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल के बाद बिहार में 6 स्थान है, इसलिए इसको बताया गया। अगर मैं इसको सीरीज वाइज कहूँ तो तमिलनाडु सबसे टॉप पे, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, बिहार नंबर 3 पे हो गया। तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल? 20 हो गए, और उत्तर प्रदेश में 10 हो गए, और बिहार में हो गए 6। तो जरा 95वां और 96वां के बारे में जान लें, ये पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है साहब। 95वां कोपरा है, जिसका नाम है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ये। 96वां रामसर स्थल सिलिसेट है, झील है, ये भी एक झील ही है। सिलिसेट और कोपरा, ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। अब तक कुल 96 रामसर स्थल हो चुके हैं। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 GFRA के द्वारा बताया गया है ना। GFRA के द्वारा बताया गया। कौन जारी करता है ये? FAO जारी करता है, फाओ। कुल वैश्विक वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, यानी 32%
क्षेत्र अभी भी बना हुआ है। वैश्विक की बात हो रही है, वैश्विक यानी ग्लोबल के तौर पे 32% है, और होना कितना चाहिए? 33% मिनिमम। भारत विश्व में 9वें स्थान पे है, इसमें फाओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन में, और भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पे है। यानी भारत मेहनत कर तो रहा है, भारत मेहनत दोनों तरह से कर रहा है ना, दूसरी तरफ वाला ज्यादा कर रहा है, आप समझ गए होंगे। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा भाई, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन कहाँ पे हुआ साहब? यशोभूमि में। और ये यशोभूमि कहाँ है? नई दिल्ली में। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। सारंडा वन ये कहाँ है? झारखंड में है। सलूमरदा थिमक्का कर्नाटक में 114 वर्ष में निधन हो गया। ये भारत की वन महिला कहलाती हैं, भारत की वृक्ष महिला कहलाती हैं। सलूमरदा थिमक्का कर्नाटक की हैं, इनको प्राइज वाइज भी मिला था भाई। इनकी बात कहानी ये है कि मतलब इनके बच्चे नहीं हुए, तो आस पड़ोस वाले लोग ताना वाना मारते थे, तो इन्होंने क्या किया, कुल करीब 372 के आसपास इन्होंने बरगद के पेड़ लगा दिए पूरे। अब वो बरगद के पेड़ ऐसे वैसे नहीं लगाए, वो अपने जवानी के दिनों में लगाए, और बुढ़ापे तक इनके जो है बरगद वो सच में बड़े बड़े पेड़ बन चुके थे, तो उनको पुत्रों के समान मानती थी ये। और बहुत सारे इन्होंने पेड़ लगाए, इसलिए इनको जो है भारत सरकार ने काफी सारा सम्मान भी दिया, और इनका नाम भी जो है अमर हो गया एक तरीके से यूं कहे तो। 114 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया, और बहुत ही है ना, यूं कहें कि पवित्र महिला थी, यानी इनकी जो सोल थी एकदम पवित्र थी। नाम क्या था इनका? फिर से सलूमरदा थिमक्का। कहाँ की थी? कर्नाटक की। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध मालदीव में लगा दिया गया, है ना। क्या बोला? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध मालदीव में लगाया गया। सेंटिनल 6B उपग्रह ये क्या है? फॉल्कन 9 से छोड़ा गया सेंटिनल 6B उपग्रह। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 डेनमार्क को दिया गया है, और डेनमार्क की टॉप पे है। वैसे तो 3 स्थानों पे कोई नहीं है, यही टॉप पे है, इसलिए मान लिया जाए तीसरे स्थान वाला ही टॉप पे। ये पूरा नवंबर मंथ का था, यानी क्यों गए जनवरी मंथ में पब्लिश होता है। अभी हम लोग दिसंबर वाला जल्दी ही पब्लिश करेंगे, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा ये रिकॉर्डेड लेक्चर संपन्न होता है। 1 साल का करंट अफेयर आप देख करके जाते हैं कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपके लिए एकदम बेनिफिशियल हो जाता है, और निश्चित रूप से आपके लिए मेहनत की जाती है। तो आप एक बार लाइक करके जरूर बताएंगे। कमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए स्वागत है ना। ऐसा नहीं कि सब अच्छी अच्छी बातें ही लिखिए, बुरी बातें नहीं लिखिए, आप लिखो जो मर्जी है, हम पढ़ते हैं। अगर अच्छा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिप्लाई करने लगा तो करेंगे ही करेंगे, है ना। बाकी चंद्रा क्लासेस आपके लिए हमेशा तैयार है, और टीचिंग एग्जाम के लिए एकदम सर्वोपरि स्थान बनाए रखा हुआ। आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, धन्यवाद।